बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में थायराइड ग्लैंड के बारे में जानते हैं, थायराइड ग्लैंड के पोजीशन के बारे में जानते हैं, थायराइड ग्लैंड से खारिज होने वाले हार्मोन्स के बारे में जानते हैं और इसी तरह उनकी ज़्यादा और कम होने की जो असरात हमारे बॉडी के ऊपर पड़ रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसकी पोजीशन के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म में कहाँ पे मौजूद है? देखिए, ये जो हमारा निक है, गर्दन है, या पे ट्रिकिया सांस की नाली मौजूद है। इस सांस की नाली के ऊपर यू बटरफ्लाई शेप का एक गोश्त का टुकड़ा, एक टिश्यू पड़ा हुआ है। उस टिश्यू का नाम थायराइड ग्लैंड है, जो कि रीड करने में मैंने शुरू किया हुआ है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ट्रिकिया, ये सांस की नाली है, इसके ऊपर यू लगा हुआ है और थायराइड ग्लैंड के अंदर वाले साइड पे यहाँ पे 4 और तरह के हार्मोन्स लगे हुए, जिसका नाम पैराथायराइड्स है। अब ये पैराथायराइड्स बज़ाहिर तो आप लोगों को बाहर से नजर आ रहा है, लेकिन तस्वीर में अंदर मैं शो नहीं कर सकता था, समझाने के लिए मैंने ऊपर लगा दी। दरअसल ये थायराइड ग्लैंड के पिछले साइड पे मौजूद होते हैं। तो थायराइड ग्लैंड से 3 तरह के हार्मोन्स खारिज होते हैं। वो 3 हार्मोन्स ट्राईआयोडोथायरोनिन है, जिसको T3 कहते हैं, टेट्राआयोडोथायरोनिन, जिसको T4 कहते हैं, और इसी तरह कैल्सीटोनिन। अब ये ट्राईआयोडोथायरोनिन, टेट्राआयोडोथायरोनिन दोनों मिलते जुलते नाम भी है, शिक्ल की लिहाज से, फंक्शन की लिहाज से भी तकरीबन सेम है। यहाँ पे मैंने केमिकल स्ट्रक्चर डाल किया हुआ है। ये वाला जो पार्ट्स है ये थायरोसिन है। थायरोसिन एक किस्म का अमाइनो एसिड है। जब अमाइनो एसिड से 3 आयोडीन अटैच हो जाए उस वक्त उसको ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं। अगर 4 आयोडीन अटैच हो गए उस कंडीशन में टेट्राआयोडोथायरोनिन कहते हैं। फंक्शन की लिहाज से ये एक ही इसका काम है, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेड केमिकल्स है। T3 T4 में कन्वर्ट हो सकता है, T4 T3 में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद T3 और T4 के फंक्शंस के बारे में जानते हैं। T3 T4 का फंक्शन अलग स्टडी करते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम हार्मोन्स है फंक्शन की लिहाज से। इसके बाद फंक्शन ऑफ द कैल्सीटोनिन, जो कि तीसरा हार्मोन्स है, इसके बारे में अलग सा स्टडी करते हैं। आइए जानते हैं जो T3 T4 हार्मोन्स है, इसके फंक्शन, इसका जो फंक्शंस है वो ये है कि हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आप लोगों को अच्छी तरह पता है, हमारे बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें टूट जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, यानी एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों हो रहे होते हैं। तो ये T3 T4 इसकी जो स्पीड है इसको बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट लिखा हुआ है। इसी मुराद ये है कि हमारे बॉडी में हज़ारों किस्म की जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर इसके असरात नहीं पड़ते। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट के ऊपर, यानी जो आमतौर हमारे बॉडी में खुराक टूट जाते हैं, कोई खुराक हम लोग खा जाते हैं, ये टूट जाते हैं, हमें एनर्जी दे देते हैं और इसी तरह हमें हीट दे देते हैं। तो ये इसका काम बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ऊपर है। किस तरह? स्टिमुलेटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर देते हैं। इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि T3 T4 खुद आके ग्लूकोज को तोड़ लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एंजाइम का काम किसी चीज़ को तोड़ना या जोड़ना, तो इसका काम तोड़ना जोड़ना नहीं है, इसका काम स्टिमुलेट कर देना, एक बंदे को, एक चीज़ को, एक जिस्म के पार्ट्स को काम पे लगा देना। स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिस्म को एक पैगाम देते हैं कि ज़्यादा मिकदार में ग्लूकोज को तोड़ दो। जब ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में टूट जाएगा तो लाजमी बात है हमें हीट भी मिल जाएगा। तो इसका एक काम ये है कि ग्लूकोज की तोड़ने को स्टिमुलेट कर देना। दूसरा काम इसका ये है कि बॉडी को हीट दे देना। देखिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 है। 37 से जब नीचे चला जाता है T3 T4 इसको वापस ऊपर लेके आते हैं, यानी इसको मेंटेन रख सकते हैं। सिंपल सी बात। जनरेशन ऑफ द ATPs, जैसे ग्लूकोज टूट जाएगा तो अब ATPs बन जाएगी। तो इसका एक काम ये भी है कि हमारे बॉडी में ATPs की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, तेज कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं। सिंथेसिस ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर्स, हमारे बॉडी में खासकर लिवर में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट कर देते हैं। हमारे बॉडी में T3 T4 की बदौलत कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, क्योंकि लिवर में ग्लूकोज टूट जाते हैं तो उनके टूटने से जो एनर्जी मिल जाता है, तो आप इसी तरह कोलेस्ट्रॉल बन भी जाते हैं, यानी एनाबॉलिक कैटाबॉलिक दोनों को
T3 T4 ने सपोर्ट किया, इसी को हम लोग बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। फंक्शन ऑफ द कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन का फंक्शन क्या है? ये T3 T4 से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी controlling the extra level of the calcium ions. If the calcium rise in the blood, it promotes deposition of the calcium in the bones or prevent reabsorption from the nephros of the kidney. अभी बात समझने की कोशिश करें। कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जिसका खास ड्यूटीज का ये है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम की मिकदार को बरकरार रख सके। किसी भी वक्त हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ अगर नॉर्मल हालत से बढ़ जाए तब भी नुकसानदेह, कम आ जाए तब भी नुकसानदेह। तो कैल्शियम की मिकदार बढ़ना भी हमारे लिए नुकसानदेह है, कम होना भी हमारे लिए नुकसानदेह। कैल्सीटोनिन का ये जिम्मेदारी है कि इसको मेंटेन रखना, इसको बरकरार रखना। किस तरह बरकरार रखते हैं? जब कैल्शियम हमारे बॉडी में ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाते हैं, यानी हमारे बॉडी के पास कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में कैल्सीटोनिन कैल्शियम को उठा करके हड्डियों में स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए। एक ये तरीका है कम करने का। दूसरा तरीका, कैल्सीटोनिन क्या करते हैं? कैल्सीटोनिन हमारे जो गुर्दे हैं, गुर्दों के अंदर जो स्पेशल यूनिट जिसको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं, नेफ्रॉन्स का जो कलेक्टिंग डक्ट है, वहाँ पे जो चीज़ें पास हो जाते हैं तो उनमें से जो काम की चीज़ें वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, दोबारा खून में हेड हो जाते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा मिकदार में जिसमें मौजूद हो तो उस वक्त कैल्सीटोनिन गुर्दे के अंदर जो यूनिट है, नेफ्रॉन है, उसको पैगाम देते हैं कि रीएब्जॉर्प्शन को स्टॉप कर दो, कैल्शियम को जिसमें से बाहर जाने दो ताकि वो पेशाब की शक्ल में निकल सके और खून में इसकी मिकदार कम हो सके। दो तरीकों से कम किया। तीसरा तरीका ये भी है कि जो भी खुराक हम लोग खा जाते हैं तो लाजमी बात है इसमें कैल्शियम भी होंगे। कैल्शियम हमारे मेदे में चले जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इंटेस्टाइन से खून इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खून में हीट करने की कोशिश करते हैं। कैल्सीटोनिन उस वक्त हमारे इंटेस्टाइन के पास आ जाता है, उसको यहाँ पे एब्जॉर्प्शन से मना कर देते हैं कि कैल्शियम को बिल्कुल खून के अंदर नहीं छोड़ना। जब कैल्शियम हमारे खून में नहीं जाएगा तो खून में वहाँ पे इसका मिकदार यानी नॉर्मल रह सकता है, कैल्शियम जो मौजूद हो वो पेशाब की शक्ल में निकल सकता है। तो ये कैल्सीटोनिन का फंक्शन है। अभी हमारे पास दो कंडीशन है। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल की बात की कि नॉर्मल हालत में वो तो ये हो जाता है। हमारे पास दो कंडीशन है, ये जो T3 और T4 है और इसी तरह कैल्सीटोनिन है। ये नॉर्मल हालत से बढ़ भी सकता है और कम भी जा सकता है। जब नॉर्मल हालत से बढ़ जाते हैं उस कंडीशन में कौन सी बीमारी काज की जाती है, और नॉर्मल हालत से कम आ जाए तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी काज की जाती है, आइए जानते हैं। एक हाइपरथायरॉयडिज्म यानी नॉर्मल मिकदार से बढ़ जाना। जब हमारे बॉडी में T3 T4 नॉर्मल हालत से बढ़ जाते हैं तो उस कंडीशन में एक बीमारी काज की जाती है जिसका नाम एक्सोपेथालमिक गॉइटर्स है। एक्सोपेथालमिक गॉइटर्स एक ऐसी बीमारी है कि इफेक्टेड पर्सन के आंखें बाहर आ जाते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, आपके माशरे में, बाजारों में, कहीं भी आप लोगों को ऐसे बंदे जरूर मिले होंगे जिसके आंखें बिल्कुल बाहर निकल चुके होते हैं। तो T3 T4 की यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन की मिकदार बढ़ने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इसकी मिकदार बढ़ जाते हैं तो आंखें, उस इफेक्टेड पर्सन की आंखें बाहर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी निशानी इसका ये है जिसको हम लोग बल्किंग ऑफ द आईज बात करते हैं। दूसरा, जब T3 T4 ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाते हैं जिसमें तो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ज़्यादा मिकदार में चीज़ें टूट जाना शुरू हो जाते हैं। ग्लूकोज ज़्यादा मिकदार में टूट जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज द BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट्स खास। जब हमारे बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है ये नॉर्मल हालत से जब बढ़ जाता है तो उसकी बदलाव में कुछ बीमारियां खास की जाती है। कार्डियक फेलियर, दिल का फेल हो जाना, और इसी तरह लॉस ऑफ द वेट्स, जिस्म का कमजोर हो जाना, ढीला हो जाना, यानी वजन कम हो जाना। यह भी एक लफ्ज आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऑटोइम्यून डिजीज। इस डिजीज के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है, देखिए हमारे खून में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। एंटीबॉडीज नॉर्मल हालत में एंटीबॉडीज का काम यह है कि अननोन कोई भी चीज़ हमारे जिस्म में एंटर हो जाए, इसको पकड़ करके इसको कहा जाए, इसको ख़त्म कर दे, जिस्म को हिफाजत दे दे, किसी अननोन चीज़ के अटैक से बचा सके। ये है एंटीबॉडीज का फंक्शन।
बाज़ औक़ात किसी म्यूटेशन की वजह से या किसी दूसरे वजह कोई दूसरा वजह भी हो सकता है, तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ नॉर्मल हालत से बदल जाते हैं, अपनी शक्ल को बदल देते हैं। यानी जिस तरह वो बना हुआ है वो अपनी शक्ल को बदल देते हैं। जब उसका शक्ल बदल जाता है वो अपना काम भी छोड़ जाता है। मगर हमारे बॉडी में ये जो एंटीबॉडीज़ है ये कुछ उलट करते हैं, हमारे बॉडी अपने बॉडी के खिलाफ गद्दारी स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी ड्यूटी ये थी कि जिस्म को हिफाजत देना, मगर इस कंडीशन में ये हमारे जिस्म के खिलाफ काम शुरू करते हैं। वो कैसे? ये एंटीबॉडीज़ खून के अंदर मौजूद है, खून गर्दिश सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडी में। जब ये खून थायराइड ग्लैंड के पास चले जाते हैं खून के रगों की जरिए, तो ये एंटीबॉडीज़ वहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड के पास चले जाते हैं कि मैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने पहले पढ़ा थायराइड रिलीजिंग फैक्टर्स, हाइपोथैलेमस से थायराइड रिलीजिंग फैक्टर खारिज हो जाते हैं, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आ जाते हैं, उसको पैगाम देते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज करते हैं। जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स खारिज हो जाता है फिर वो हमारे थायराइड ग्लैंड के पास आ जाता है। तो वो हार्मोन्स जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे थायराइड ग्लैंड के पास आ रहा था उसका नाम था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये एंटीबॉडीज अपने रूप को, अपनी शक्ल को बदल करके हमारे ग्लैंड के पास चली जाती है कि मैं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हूँ, जल्दी से T3 T4 को खारिज कर दो, पूरे जिस्म में इसकी कमी है। यानी इसको एक गलत बयान दे देते हैं। थायराइड ग्लैंड को क्या पता, उसको अंदाज़ा नहीं है, उसके पास जो मैसेज आया, जो पैगाम आया वो बिल्कुल उसी कलर का है, उसी शक्ल का है। तो थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स खारिज करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर हाइपरथायराइडिज्म कॉज की जाती है। हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड की जो T3 T4 की मिकदार ये बढ़ जाती है। तो इस बीमारी को, ऐसी बीमारी को जो हमारे अपने इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के खिलाफ स्टार्ट कर दे, उसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। तो ये जो बीमारियाँ ये ऑटोइम्यून डिजीज है, क्योंकि हमारे अपने ह्यूमन सिस्टम ने, हमारे अपने ही एंटीबॉडीज ने हमारे खिलाफ ये काज किए हैं। इसके बाद एक और कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म। वो था हाइपरथायराइडिज्म, ये है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से मुराद T3 T4 का जिस्म में कम मिकदार में खारिज होना। जब कम मिकदार में पैदा हो जाएंगे तो तब भी बॉडी में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो इस कंडीशन में 3 तरह की बीमारियाँ काज की जाती हैं। एक का नाम क्रिटिनिज्म है, दूसरे का नाम मेसोइडिमा है, तीसरे का नाम वाइटर्स है। कंडीशन हमारे पास 3 है। अगर छोटे बच्चों में T3 T4 की कमी आ गई, उसमें T3 T4 कम मिकदार में खारिज हो रहा हो, तो उस वक्त क्रिटिनिज्म काज की जाती है। अगर मेच्योर यानी जवान बंदों में T3 T4 की कमी आ गई जिसमें, तो उस वक्त मेसोइडिमा काज की जाती है। तो ये बात नोट कर ले, ये जो क्रिटिनिज्म है ये छोटे बच्चों की बीमारी है। ये उस वक्त काज की जाती है जब छोटे बच्चों में, शेरख्वार बच्चों में T3 T4 की कमी आ जाए। अगर बड़ों में T3 T4 की कमी आ जाए, उस कंडीशन में मेसोइडिमा काज की जाती है। अभी इन बच्चों की कुछ अलामात पढ़ लेते हैं जो क्रिटिनिज्म के शिकार हैं। ऐसे बच्चे छोटे कद के होंगे, उसका कद छोटा होगा। इसी तरह मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग इसका छोटा होगा। इसी तरह यानी नॉर्मल काम नहीं कर रहा होगा। रफ फेशियल फीचर्स, शक्ल की सूरत से वो बच्चा बदसूरत होगा। लव हेयर्स, इसके बाल बिल्कुल न होने के बराबर, कम बाल इसके जिस्म पर आ जाएंगे। रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट्स, इसकी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट्स है वो बिल्कुल ताखिर का शिकार हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, लाजमी बात है ये इसके ऊपर जब उम्र गुजर जाता है ऐसे ऐसे ये बलूगत की तरफ जाएगा। तो बलूगत की तरफ जाते हुए इसकी जिस्म में कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ तो ज़रूर आ जाएगी। जैसे आमतौर एक नॉर्मल बंदा बलूगत की तरफ जब चला जाता है उसका दाढ़ी आना शुरू हो जाता है, अगर फीमेल हो तो बोब्स आना शुरू हो जाएंगे, और भी इस तरह कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो उस कंडीशन में उस बच्चे के अंदर जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है ये रिटार्डेड होगा, यानी ये ताखीर का शिकार होगा। आप लोगों को तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, ये जो बच्चा है छोटे कद का भी है, शक्ल की सूरत से भी बदसूरत है, और इसके ऊपर बाल भी कम होंगे, बाल भी कम है। दूसरे नंबर पे मेसोइडिमा, ये बीमारी मैंने पहले बता दिया
जब जवानी में T3 T4 की कमी आ जाए तो ये बीमारी काज की जाती है। अब इसके अलामात जरा देखिए, इसकी एक अलामत ये होगा लो मेटाबॉलिक रेट्स होगा। जब हाइपरथायराइडिज्म से मुराद T3 T4 कम आ जाएंगी तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगी। या हम लोगों ने कहा T3 T4 ज्यादा होने की वजह से मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे लाजमी बात है कम हो जाएगा। थिकनेस ऑफ द स्किन्स, यहाँ पे देखिए हमारे इस कंडीशन में हाइट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, मगर कुछ अलामत यूं है कि हाथ और पाँव सूज जाते हैं, फूल जाते हैं, इसके जो गोश्त है ये सूज जाते हैं। ब्रेडनेस ऑफ द हेयर्स एंड नेल्स, नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना टूटना शुरू हो जाते हैं, ये दूसरा अलामत है। तीसरा इंटॉलरेंस टू द कोल्ड्स, ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसे लोग जो एडिमा की शिकार हो, इसके पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो सर्दी को बर्दाश्त कर सके, मामूली कंडीशन में उसको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। मेंटल लेथार्जी, यानी वो जीनी तौर सुस्त होगा, कोई काम करने का उसका दिल भी नहीं कर रहा होगा, यानी वो बिल्कुल जीनी तौर सुस्त होगा। वेट गेन्स, ऐसे इसका वजन बढ़ता जाएगा। लो पल्सेस रेट, इसकी जो पल्सेस है, निब्स की जो रेट्स हैं ये कम हो जाएगी। एंड लो बॉडी टेम्परेचर भी नीचे चला जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा बेसल मेटाबॉलिक रेट्स, अगर मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ जाए तो इसी तरह हमारी बॉडी में रिलीज ऑफ द हीट पैदा हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेटाबॉलिक रेट नीचे चला गया तो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी नीचे चला जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारे पास एक बीमारी, इसका नाम गोइटर है। गोइटर एक रीजनल डिजीज है। रीजनल डिजीज मुराद एक खास एरिया में काज की जाती है, उन एरियाज में जहाँ पे आयोडीन की कमी हो, ऐसा एरिया जहाँ पे नमक की यानी आयोडीन की कमी हो तो उन एरियाज में गोइटर ज़्यादा मिकदार में ये नोट की जाती है ये बीमारी। बहरहाल आज इस बीमारी का इलाज आसान कर दिया गया। जो आम हमारे घरों में पाए जाने वाले टेबल सॉल्ट्स है उसमें आयोडीन मिक्स है, तो ये जो सॉल्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में, इसकी मदद से हमारे बॉडी में गोइटर का जो चांसेस है ये कम हो गई, गोइटर काज नहीं की जाती है। अभी इसके अलामत क्या है? डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन काज इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड नोन एज गोइटर। ये थायराइड ग्लैंड बड़े हो जाते हैं, सूज जाते हैं, ये नहीं जो गला ये बिल्कुल सूज जाता है, मोटा हो जाता है, यूं निकल जाता है। किसकी वजह से? इस बीमारी को गोइटर कहते हैं, मगर वजूहत इसका क्या है? जिसमें आयोडीन की कमी है उस वक्त काज की जाती है। देखिए अगर हमारे पास आयोडीन ना हो तो हमारे पास T3 T4 बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पास जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है उसको पता नहीं कि आयोडीन है या नहीं है, ये अपने पैगाम थायराइड ग्लैंड के पास ला रहा है कि T3 T4 को खारिज कर दो, T3 को खारिज कर दो, इसको बार बार स्टिमुलेट कर देते हैं, मगर बेचारे के पास सलाहियत नहीं कि बना ले, क्योंकि उसके पास आयोडीन नहीं है। आयोडीन न होने की वजह से बना नहीं सकता है और ये छोड़ नहीं दे रहा है, बार बार इसको स्टिमुलेट कर रहा है, तो इस दौरान ये भूल जाते हैं, सूझ जाते हैं। तो ये है हमारे पास थायराइड ग्लैंड के बारे में मालूमात। इसी तरह ओवर एंड अंडर सेक्रेशन ऑफ द कैल्सिटोनिन, अगर कैल्सिटोनिन हमारे जिस्म में अपने मिकदार से बढ़ जाए या कम हो जाए तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी काज की जाती है? इसके अलावा देखिए ओवर एंड अंडर सेक्रेशंस, या हम लोगों ने कहा कैल्सिटोनिन का काम हमारे बॉडी में कैल्शियम की मिकदार को मेंटेन रखना। अगर बॉडी में कैल्सिटोनिन कम पैदा हो रहा हो और यहाँ पे कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाता है तो कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाता है और कैल्सिटोनिन बॉडी में पैदा नहीं हो रहा है, तो इसको आरडी में स्टोर करने के लिए कोई है हमारे पास? स्टोर नहीं होगा। रीएब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगा, तो उस दौरान किडनी में स्टोन बन सकता है, क्योंकि पूरे जिस्म खून जो ना ये कैल्शियम से भर जाएगा, जो कि हमारे लिए जहरीला है, नुकसानदेह है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उस दौरान हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो सकता है, कम होने की वजह से भी नर्वस सिस्टम ना ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम नॉर्मली कैल्शियम की मिकदार के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो स्टिमुलस है उसके खिलाफ हमारे नर्व्स रिस्पांस देते हैं। अगर कैल्शियम की मिकदार बढ़ गई तो उस कंडीशन में हमारे नर्वस सिस्टम यानी अच्छी तरह रिस्पांस नहीं दे सकते। अगर
कैल्शियम की मिकदार जिसम में कम हो गई तो उस कंडीशन में ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, नर्वस जो नर्व सेल्स हैं बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, मामूली से स्टिमुलस के खिलाफ बहुत जल्दी एक्शन दे देते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में वो नॉर्मल हालत में एक पैगाम एक स्टिमुलस दे देते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर थायराइड ग्लैंड के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।